नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अक्सर चर्चा में रहता है, कभी अपने इंपॉर्टेंस को लेकर तो कभी पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर। हाल ही में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा इस पर सवाल उठाए गए थे, जिसके एवज में सरकार के द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है और उस स्पष्टीकरण में क्या बातें प्रमुख रूप से बताई गई हैं, इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यानी एक पक्ष, और दूसरा क्या इसको लेकर पर्यावरणीय चिंताएं हैं दूसरा पक्ष, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में हालिया जो स्पष्टीकरण है उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं सबसे पहले कि हाल ही में हुआ क्या है। तो देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आलोचना की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और साथ साथ यहाँ की जो स्वदेशी समुदाय हैं उनको लेकर भी उनकी चिंता थी। अब इस चिंता के बाद सरकार द्वारा इस परियोजना पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है एफएक्यू के आधार पर कि बंदरगाह आधारित जो डेवलपमेंट है, जो पर्यावरणीय संतुलन है और साथ साथ स्वदेशी समुदाय का संरक्षण है, वो इस प्रोजेक्ट के केंद्र में है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या खास बात है, कुछ मूलभूत चीजों को सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को आप समझिए। इस प्रोजेक्ट की अगर परिकल्पना की बात करें, सबसे पहले कब की गई थी, तो नीति आयोग के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। तो पहली बात आपको जो याद रखनी है वो यही रखनी है कि नीति आयोग ने सबसे पहले क्या थी, इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की थी और 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि यहां पर सबसे पहले एक देखिए, इस परियोजना में सबसे पहले इस मैप को आप देख लीजिएगा, अभी इस पर भी हम विस्तार से आते हैं। यानी कि आईसीटीटी सबसे पहला उद्देश्य क्या है, आईसीटीटी। यानी कि आईसीटीटी क्या होता है, तो आईसीटीटी होता है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये क्या होता है, तो जो बड़े कंटेनर वाले जहाज होते हैं उन जहाजों को आप इन टर्मिनल पर ला सकेंगे और ये वहां से छोटे जहाजों पर फिर लोड होंगे कंटेनर, और समुद्री लॉजिस्टिक एक सेंटर के तौर पर, यानी कि समुद्र से जो आने वाले सामान हैं बड़े बड़े कंटेनरों पर जो बड़ी जहाजों में आते हैं, उनके एक हब के रूप में, यानी कि उनके एक सेंटर के रूप में, टर्मिनल के रूप में ये काम करेगा। ठीक है। अब दूसरा यह है कि यहां पर एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, यानी कि यहां पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा। और तीसरा यह है कि यहां पर टाउनशिप होगी, टाउनशिप डेवलप की जाएगी और गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण होगा, जिसकी की 450 मेगावाट तक क्षमता भी होगी। अब देखिए, यहां पर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहला था आईसीटीटी, तो ये यहां पर एक है गैलाथिया की खाड़ी, ठीक है ना। यहां पर क्या बनेगा, तो आईसीटीटी बनेगा, यानी कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट यहां पर टर्मिनल बनेगा। इसके बाद दूसरा है कि एक आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, तो वो कहां पर बनेगा, तो इस जगह पर बनेगा, यहां पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, एक बात की गई है टाउनशिप की, तो ये वाली जो जगह है वो किसके लिए है, टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट किया जाएगा इस एरिया में। और इसके अलावा एक जो पावर प्लांट गैस और सौर ऊर्जा आधारित है, वो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक पावर पॉइंट जो कि गैस और सौर ऊर्जा के आधार पर होगा, जिसकी क्षमता कितनी होगी, तो 450 मेगावाट की इसकी क्या होगी, क्षमता होगी। अब यहां पर इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे एक तर्क है, एक पक्ष है कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है इसकी क्या क्या चिंताएं हैं। तो दोनों पर हम बात करते हैं। देखिए, इस परियोजना की अगर क्षेत्र की बात करें तो कितने क्षेत्र में यह फैली परियोजना है, तो 166 वर्ग किलोमीटर में ये परियोजना जो है ये फैली हुई है, यानी कि काफी बड़ा एरिया है जहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट, जो सभी चीजें आपको बताई गई हैं, चाहे वो आईसीटीटी हो, चाहे वो आपका ग्रीन एयरपोर्ट हो, चाहे वो आपके यहां पर टाउनशिप हो, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए तो 166 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत होगी परियोजना। अब यहां पर इसका वर्तमान समय में अगर कार्यान्वयन की बात किया जाए कि कौन कर रहा है, तो AIIDCO यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर बात करेंगे इसकी चिंता क्या है। महत्व की जब हम बात करते हैं तो इसका कुछ महत्वपूर्ण, पहले तो इस मैप को आप देख लिए, आप समझ गए कि किस जगह पर यह प्रोजेक्ट है। देखिए, एक तो यह कहा जा रहा है कि जो मलक्का जलडमरू है, मलक्का जलडमरू के ये पास है, और आप जानते हैं कि मलक्का जलडमरू जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है।
अब ऐसे में प्रति वर्ष अगर हर साल अगर आप देखेंगे तो 94,000 जो शिप होते हैं, बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं, वो यहाँ से गुजरती हैं। यानी कि एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो उसके ये पास स्थित होगा प्रोजेक्ट, तो हम एक कह सकते हैं कि निगरानी तंत्र के रूप में हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि एक बड़े व्यापारिक मार्ग पर के पास होने से इसको एक इंपॉर्टेंस देता है। और साथ साथ आपको बता दें कि पूरे वैश्विक जो वस्तुओं का व्यापार होता है शिप्स के माध्यम से, उसमें 30% हिस्सेदारी आपकी इस मार्ग की है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और तेल की अगर बात करें तो तेल भी 1/3 पूरा जो विश्व में व्यापार हो रहा है वो इस मार्ग से जाता है, जिसके पास होने की वजह से इसकी एक तो इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी बात करें तो ट्रांसशिपमेंट की अगर बात करें तो एक ऐसा समुद्र में लॉजिस्टिक टर्मिनल है ये, जो कि केरल के विझिंगम में एक ही हमारे पास ऐसा है जिसके पास, जो कि परिचालन अवस्था में है, परिचालन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पर केरल के विझिंगम में है। तो ये दूसरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में, यानी कि जो समुद्री लॉजिस्टिक एक सेंटर के रूप में एक हमको दूसरा सेंटर मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये है कि जो गलाथियन की खाड़ी है वहां पर अब बड़े जहाज आएंगे, फिर उनसे जो है कंटेनर छोटे जहाज में शिफ्ट होगा और विभिन्न जगहों पर जाएगा। तो इस व्यापार में हम कह सकते हैं कि व्यापार के परिचालन में आसानी होगी। तीसरी बात यह है कि प्रतिस्पर्धा भी हम कर पाएंगे, क्योंकि कोलंबो या हम्बनटोटा जो पोर्ट है जो कि आपका श्रीलंका का है, इसके अलावा पोर्ट क्लैंग जो है जो कि मलेशिया के, और साथ साथ सिंगापुर के जो पोर्ट्स हैं उनसे हमारी प्रतिस्पर्धा भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस फील्ड में भी हमें कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, इन सारी चीजों के अलावा एनर्जी यहां पर जनरेट होगी, गैस और सौर ऊर्जा के आधार पर 450 मेगावाट क्षमता होगी। साथ साथ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर डेवलप होगा, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो अंडमान निकोबार जो कमांड है एकमात्र हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड है, और ये यहां पर पोर्ट ब्लेयर में 2001 से जो है वो क्या कर रही है, ऑपरेशनल है। अब ऐसे में इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट में प्रपोज्ड है जिस जगह पर टाउनशिप आपकी, यानी कि टाउनशिप वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया है। इस टाउनशिप वाले एरिया में क्या होगा, आईएनएस जो बाज नेवल एयर स्टेशन है, तो आईएनएस बाज नेवल एयर स्टेशन जो कि कैम्बेल की खाड़ी में है, कैम्बेल बे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें इस प्रोजेक्ट में पहले से ही कहा गया है कि जिस जगह पर हम टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं उस जगह पर हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन जो फेज होगा, हमारा पहला कंस्ट्रक्शन फेज होगा, उसमें हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल करेंगे। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं पहले से यहां पर जो हमारा आईएनएस बाज नेवल एयर स्टेशन है उसके लिहाज से भी यहां पर कंस्ट्रक्शन को और मजबूत किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी इस प्रोजेक्ट में बात कही गई है। तो ये इसके संपूर्ण रूप से इसके लाभ हैं। अब दूसरा पक्ष आता है। दूसरा पक्ष ये है कि इसकी कुछ चिंताएं भी होंगी, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, लाभ ये था कि आर्थिक और व्यापारिक शक्ति बनेंगे, 14.2 मिलियन क्षमता वाला जो ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। दूसरा यह था कि वैश्विक बंदरगाहों से हमारा कंपटीशन होगा, तो वो भी एक फायदा था। तीसरा यह था भू सामरिक और रक्षा सुरक्षा, यानी कि मलक्का जलडमरू के पास होगा, तो यहां पर मलक्का जलडमरू की इंपॉर्टेंस आपको बताई गई, जिसका लाभ हमको मिलेगा। यानी कि इतने जहाजों का आवागमन है, अब उसके निकट होने से भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ साथ अंडमान निकोबार कमान का सुदृढ़ीकरण, यानी कि जो आपको बात अभी बताई गई, हवाई अड्डे, बंदरगाह और उन्नत निगरानी सुविधा यहां पर जब डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है कि यह चीज और मजबूत होगी, हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर भी और मजबूत होगा। अब ये हो गई हमारी बात। दूसरी बात यह है कि इस परियोजना में क्या क्या चिंताएं हैं, दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। तो देखिए, जब ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाने की बात हो रही थी तो ये कहा गया कि पर्यावरण और सामाजिक चिंता भी है इसके संग संग, क्योंकि एक बड़े वन क्षेत्र क्या और बड़े वन क्षेत्र वाली भूमि का यहां पर आप देखेंगे लगभग 130 वर्ग किलोमीटर जो प्राचीन वन क्षेत्र है, वहां के 10 लाख पेड़ इससे प्रभावित हो रहे थे। पहली चिंता तो यही थी। दूसरी ये थी कि निकोबार द्वीप की जब हम बात करते हैं तो ये सुडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का क्या है, एक हिस्सा है। और इसको सुडालैंड, अगर हम इसकी बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें, तो ये विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में जो प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है उनमें ये प्रमुख तौर पर जाना जाता है अपनी जैव विविधता के लिए, तो उसका पार्ट है वो प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। अब इसमें इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो गलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य था
वहां पर, और साथ साथ मेगापोड अभयारण्य जो क्षेत्र था, इनको अधिसूचित क्षेत्र से हटा दिया गया था। अब देखिए, जो गलाथिया बे की बार बार बात हो रही है, वो गलाथिया बे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर एक लेदर बैक कछुए होते हैं, और ये लेदर बैक कछुए इस क्षेत्र में आते हैं नेस्टिंग के लिए। नेस्टिंग वो प्रक्रिया होती है जब ये प्रजनन के बाद जो अंडे देने की प्रक्रिया होती है वो यहां पर करते हैं। तो वो आते हैं, यहाँ के रेत की खुदाई करते हैं और वहां पर अंडे देते हैं। तो उनके लिए एक संरक्षित क्षेत्र के तौर पर बेलाथिया की बे जो है, बेलाथिया की खाड़ी है, वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो प्रमुख बात है वो है कुछ ऐसी स्वदेशीय जनजातीय प्रजातियां जो कि यहां पर जिनकी संख्या बहुत कम है। जैसे शोम्पेन की बात कर लें, 250 के आसपास ही बचे हैं, तो उनको संरक्षित रखना, वो प्रभावित ना हो, एक चिंता की बात यह भी है। साथ साथ निकोबारी समुदाय जो है, जारवा जो समुदाय है, तो इनके संरक्षण को लेकर भी एक चिंता, एक बात कही जाती है। और साथ साथ जब ये प्रोजेक्ट लगेंगे, ये सारे डेवलपमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय में यहाँ की जनसांख्यिकी भी प्रभावित होगी, यानी कि जनसंख्या पर भी असर पड़ेगा। वर्तमान में जो जनसंख्या 8,500 के आसपास दिखाई देती है, यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक जाते जाते वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? लगभग 6.5 लाख हो जाएगी। तो ये कुछ चिंताएं भी हैं, और इसको लेकर विपक्ष लगातार स्पष्टीकरण मांगता था। तो अब यहां पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। तो चिंता में क्या है? 10 लाख से अधिक जो पेड़ प्रभावित होंगे, वो चिंता था। बायोस्फीयर रिजर्व को खतरा था, ये चिंता था। दुर्लभ वन्य जीवों के आवास, जिसमें कि आपको लेदरबैक जो कछुए हैं उनको बताया गया, और साथ साथ अन्य जीव जंतु भी, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे जीव जंतुओं के आवास के तौर पर काम करते हैं। साथ साथ यहाँ की स्वदेशी जनजातियां, खासतौर पे यहाँ की जो पीवीटीजी जनजातियां हैं, और यहां पर जो जनसांख्यिकीय में परिवर्तन होगा, यानी कि अभी वर्तमान में 8,000 से 6.5 लाख तक बढ़ेगी जो संभावना व्यक्त की गई है। तो जनसंख्या में 75-100% की भारी वृद्धि की संभावना जो बताई गई है, वो भी एक चिंता की बात है। साथ साथ यहाँ के जो संसाधन है और यहाँ का जो कल्चर है, कहीं ना कहीं उस पर भी चिंता व्यक्त की जाती है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। अब सरकार का पक्ष क्या था कि सरकार ने ये कहा है कि हमने जो जारवा पॉलिसी 2004 है, हमने उसका अनुपालन किया है। साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि हमने शोम्पेन पॉलिसी 2015 है, उसका भी अनुपालन किया है। और यह कहा गया है कि जो पीवीटीजीज हैं, यानी कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं, उनके ऊपर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अपने स्पष्टीकरण में यह बात बताई गई है। इन सारी चीजों पर परामर्श करके समितियों के माध्यम से इस बात का ध्यान रखते हुए ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय से एनओसी ली गई है, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय से एनओसी मिलने का मतलब है कि वो उनके हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और वन अधिकार अधिनियम 2006, यानी कि अगर पेड़ प्रभावित हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। तो पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। जो भी वन अधिकार अधिनियम 2006 में बातें कही गई हैं, इन सारे पक्षों को इस स्पष्टीकरण के माध्यम से यहां पर क्लियर किया गया है कि ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों की अनदेखी करके इस प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है। साथ ही देश के हित में जो विभिन्न इंपॉर्टेंस है, चाहे इसके रणनीतिक लाभ हो, भू राजनीतिक लाभ हो, या इसके व्यापारिक लाभ हो, या आर्थिक लाभ हो, या हमारे रक्षा स्ट्रैटेजिक लाभ हो, इन सारी चीजों के लिहाज से विचार करने के बाद, और दूसरे पक्ष में सारी पॉलिसी को, ताकि जनजातीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, और साथ साथ यहाँ के स्वदेशी समुदायों का नुकसान भी ना हो, यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ये बात प्रेस स्पष्टीकरण में यहाँ पर बताई गई है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर यह स्पष्टीकरण की वजह से ही ये फिर से चर्चा में है। तो आपके एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के ऊपर। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना, कम समय में बेहतर तैयारी करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से। इस कोर्स की खास बात क्या है कि 14 महीने में आपके प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के जीएस की संपूर्ण तैयारी होती है। साथ साथ इसके अंतर्गत 18 टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को धार देने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि 34,999 में यह कोर्स आपको मिलता है, लेकिन अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाता है इस पर आपको, अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ उठाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाइए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर, और उस कोर्स के थ्रू आप जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर अमिताभ कूपन कोड को इस्तेमाल करते ही आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कोर्स को आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ले सकते हैं। साथ साथ आपको अब जवाब देना है इस प्रश्न का। प्रश्न आपके लिए रखते हैं कि ग्रेट निकोबार परियोजना प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का प्रस्ताव, जो प्रस्तावित स्थान है वो कहां है? कैम्बेल बे में, गलाथिया खाड़ी में, इंदिरा पॉइंट या कैम्बेल बे? तो इसमें से
कैम्बेल बेस संभवतः ये 2 बार हो गया, तो यहां पर आप इनमें से कोई नहीं रख लीजिए। चलिए इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप जवाब दीजिए कि इसमें कैम्बेल बेस का ऑप्शन होगा, गलाथिया खाड़ी होगा, इंदिरा पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।